नमस्ते बच्चों। आज हम संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति पर चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करेगा और इसमें वह अधीनस्थ पदाधिकारियों की सहायता लेगा। इस प्रकार संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद होते हैं। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है और मंत्रिपरिषद कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान। अब हम सबसे पहले बच्चों राष्ट्रपति का निर्वाचन देखते हैं। चूँकि राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान है और हमारे यहाँ चूँकि संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है, इसलिए कार्यपालिका का अध्यक्ष एक वैधानिक प्रधान है, जबकि मंत्रिपरिषद वास्तविक प्रधान। राष्ट्रपति पद की योग्यताओं को हम देखें तो सबसे पहले बेटा वह भारत का नागरिक होना उसके लिए ज़रूरी है। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। इसके अतिरिक्त कोई ऐसा भी व्यक्ति जो भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय सरकार के अंतर्गत पदाधिकारी हो, राष्ट्रपति के पद का उम्मीदवार नहीं हो सकता। अब देखिए बच्चों, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति पे हम अगर बात करें तो राष्ट्रपति के जो चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति को अपनाया गया है और यह चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। चूँकि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है तो उसके निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानमंडलों और 70वें संविधान संशोधन के अनुसार संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यों की विधानसभाओं और अब संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं को भी सम्मिलित किया गया है, क्योंकि ये माना गया है कि राष्ट्रपति भारतीय संघ का प्रधान है। अब मैंने आपको स्पष्ट किया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए हम एकल संक्रमणीय मत पद्धति को अपनाते हैं। अब एकल संक्रमणीय मत पद्धति में बच्चों राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पे किया जाता है। इस चुनाव में मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होता है और चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार के द्वारा न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक होता है। न्यूनतम कोटा निर्धारित करने के लिए ये सूत्र अपनाया जाता है। सबसे पहला न्यूनतम कोटा, फिर दिए गए मतों की संख्या बटा निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या +1। न्यूनतम कोटा की व्यवस्था इसलिए की गई ताकि स्पष्ट बहुमत प्राप्त होने पर ही कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का पद प्राप्त कर सके। इस पद्धति के अंतर्गत प्रत्येक मतदाताओं के द्वारा अपने मतपत्र में उतनी ही पसंद व्यक्त की जा सकती है जितनी संख्या में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होते हैं। सर्वप्रथम पहली पसंद या प्रथम वरीयता के मतों की गणना की जाती है। यदि पहली पसंद के मतों की गणना से किसी उम्मीदवार को चुनावी कोटा प्राप्त न हो तो दूसरी पसंद के मतों की गणना की जाती है। लेकिन यदि पहले ही में ही किसी को चुनावी कोटा प्राप्त हो जाता है तो दूसरे और तीसरे पसंद के मतों की गणना की ही नहीं जाती है। ये तो हो गया बच्चों एकल संक्रमणीय न्यूनतम कोटा का फॉर्मूला। अब देखिए, मैंने आपको जब कहा था कि निर्वाचक मंडल के में जो सदस्य हैं बच्चों संसद के भी होते हैं और राज्य विधानमंडलों के भी होते हैं, लेकिन जो निर्वाचक मंडल के जो सदस्य होते हैं बेटा उसमें प्रत्येक सदस्य का मत का मूल्य अलग अलग होता है। मतलब संसद सदस्य के मत का मूल्य अलग होगा और अगर राज्य विधानसभा का सदस्य है तो उसके मत का मूल्य अलग होगा और उसके लिए भी फॉर्मूला अपनाया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर संघीय क्षेत्र की विधानसभा के सदस्य के मतों का मूल्य पता करना है तो उसका फॉर्मूला होगा राज्य या संघीय क्षेत्र की जनसंख्या बटा राज्य विधानसभा या संघीय क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या और उसमें 1000 का भाग दिया जाएगा। संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या का मूल्य निकालना हो हमें तो संसद समस्त राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभा के समस्त सदस्यों को प्राप्त मतों की संख्याओं का कुल योग बटा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। मतों की गणना के संदर्भ में ये प्रक्रिया इसलिए अपनाई गई है कि राष्ट्रपति के चुनाव में समस्त राज्यों के प्रभाव में जनसंख्या के आधार पर एक रूपता रहे और समस्त राज्यों की विधानसभाओं को सामूहिक रूप से संघीय संसद में बराबर प्रभाव प्राप्त होता रहे। समस्त विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों की संख्याओं का योग भारत की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करता है और इस प्रकार संसद के दोनों सदनों के सदस्य भी भारत की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं।
इस प्रकार के मतों के मूल्य के आधार पर मतों की गणना की जाती है। यदि प्रथम वरीयता के मतों की गणना में किसी उम्मीदवार को जीत के लिए आवश्यक 50% से अधिक मत नहीं मिलते तो द्वितीय वरीयता के मतों की गणना कर उसके आधार पर चुनाव का निर्णय किया जाता है। अगस्त 1969 में वीवी गिरी के समय द्वितीय वरीयता के मतों की गणना की गई थी। अब देखिए बच्चों, ये तो उसका निर्वाचन हो गया। अब आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा महाभियोग के कारण पदच्युति के द्वारा राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव संपूर्ण 5 वर्ष के लिए किया जाता है। महाभियोग भी लगाया जा सकता है राष्ट्रपति पे। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन किए जाने पर संविधान में दी गई पद्धति के अनुसार उस पर महाभियोग लगाकर उसको पद से हटाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।